नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। गुजरात लॉबी के पसीने छूट गए, छूटने भी थे। ये जातियों का खेल खेलने चले थे गुजरात लॉबी और अपने ही जाल में फंस गए। अब या तो पिछड़े और दलित नाराज या ऊंची जाति नाराज। मैंने कल ही अवैध जी से कहा था कि सरकार की इज्जत ऐसी बच सकती है कि सुप्रीम कोर्ट स्टे दे दे, और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। पिछड़े और दलित कह रहे हैं कि जिस तरह चुनाव आयोग के नियम को लेकर आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा था, भाई ऐसे ही कानून ले आओ। बात भी सही है और लागू करो कानून। अब कानून लागू करते हैं तो ऊंची जाति गई, और नहीं लागू करते हैं तो पिछड़े और दलित गए। 11 सालों में इतनी बुरी फजीयत में कभी नहीं फंसी मोदी सरकार। अभय दुबे जी से मैंने इन तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। रोचक बातचीत है, लेके चलता हूं अभय दुबे के पास। चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्वाइन करना ना भूलें। चलते हैं अभय दुबे के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे और मैंने कहा था कि सरकार के पास सिर्फ एक ही सूरत बची है इस किरकिरी से, फजीयत से बचने की, कि किसी तरह सुप्रीम कोर्ट यूजीसी के नियमों पर रोक लगा दे। क्योंकि जिस तरह से सड़कों पर लोग निकल आए थे ऊंची जातियों के लोग, उसकी कभी कल्पना नहीं करी थी भारतीय जनता पार्टी ने। और अब एक तरफ ऊंची जाति के लोग, एक तरफ पिछड़े और दलित। कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई तो सरकार ने राहत की सांस ली होगी कि हम फजीयत से बचे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर सरकार को पिछड़े वर्ग की चिंता इतनी ही है, इतना ही वो चाहती है पिछड़े और दलित वर्ग का सम्मान रखना, तो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग के लिए चयन के लिए नियम बनाए थे कि सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, और उसके खिलाफ अध्यादेश ले आई थी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ, तो अगर पिछड़ों और दलित छात्रों की इतनी चिंता है तो फिर वो अध्यादेश ले आए सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ। आपको लगता है कि इस सीमा तक चिंता होगी, या फिर ऊंची जातियों के दबाव में यह काम नहीं करेगी? ये गले में सांप लटका लिया है सरकार ने, अब वो आगे भी नहीं बढ़ पाएगी और पीछे भी नहीं हट पाएगी। क्या लगता है आपको? संजय जी, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि कल आपने क्या सवाल पूछा था। आपने कहा था कि क्या सरकार कोशिश करेगी कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कुछ स्थगन आदेश दे दे। मैंने उसका क्या जवाब दिया था ये भी मुझे याद है, आपको भी याद होगा। मैं उसको दोहराने से परहेज नहीं करूंगा। मैंने कहा था कि मेरे अपने आकलन में सुप्रीम कोर्ट सरकार को वो पतली गली मुहैया नहीं कराएगा जिससे सरकार बच के निकल सके। ऊपर से देखने भी लगता है कि मेरा जवाब गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को वो पतली गली मुहैया करा दी और वो बच के निकल गई। मेरा मानना ऐसा नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इस तरह के काम किए हैं जिनका विश्लेषण अभी हम दोनों मिलकर करेंगे। लेकिन ये मानना उचित नहीं होगा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बचने का मौका दे दिया है। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से सरकार से कहा है कि कुछ प्रतिष्ठित लोगों की कमेटी बनाइए और वो कमेटी इस नियमावली को दोबारा तैयार करे, इसमें संशोधन करे, इसको रीड्राफ्ट करे, इसका मसौदा दोबारा तैयार करे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी गड़बड़ियां हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिहाज से अभी अनौपचारिक रूप से चिन्हित की हैं। बाकी तो मार्च में जब तारीख पड़ेगी तब बाकी बातचीत बाद में होगी, क्योंकि सरकार तब वहां अपना प्रतिवेदन लेके आएगी, सरकार अपना हलफनामा लगाएगी वगैरह वगैरह। इससे एक बात तय हो गई है कि सरकार को ही ये नियमावली दोबारा बनानी पड़ेगी। सरकार ने ही ये नियमावली पहली बार बनाई थी जिसके ऊपर इतना विवाद हुआ। तो गेंद अभी भी सरकार के कोर्ट में है। पतली गली नहीं मुहैया कराई गई है। बस ये हो गया है कि सरकार, अभी जो संकट था वो संकट मार्च तक थोड़ा सा टल गया है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ है। सरकार को ही कोई कमेटी बनानी पड़ेगी, प्रतिष्ठित जनों की हो, विशेषज्ञों की हो, किसी की भी कमेटी हो, बनानी पड़ेगी। और वो कमेटी जब कोई ड्राफ्ट तैयार करेगी तो सरकार उससे सहमत होगी। ड्राफ्ट से सहमत या सहमत होगी, सरकार ही उसको अंतिम रूप देगी और फिर से वो ड्राफ्ट उसी नियमावली की तरह लागू होगा यूजीसी में, जिस तरह से ये वाला विवादास्पद ड्राफ्ट लागू हुआ था। तब सवाल उठेगा, तब सब लोग देखेंगे, ओबीसी भी देखेंगे, ऊंची जातियां भी देखेंगी, अनुसूचित जाति वाले भी देखेंगे, अनुसूचित जनजाति के नुमाइंदे भी देखेंगे इस बात को कि दरअसल सरकार इस ड्राफ्ट की जगह दूसरा ड्राफ्ट कौन सा ला रही है। ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी और फिर से देखा जाएगा कि सरकार ने जो वायदा अनुसूचित जनजातियों
और जो जातियों और ओबीसी के साथ किया है वो वायदा इस वाले नए ड्राफ्ट में पूरा किया है कि नहीं किया है, या वो ऊंची जातियों की तरफदारी करते हुए दिख रही है। तो सरकार को सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी को अपनी इस कवायद से यूजीसी में की गई उससे जो नुकसान हो सकता था वो नुकसान अभी भी होने का पूरा अंदेशा है। आज मैं एक टीवी चैनल पे होने वाली बहस सुन रहा था। एक ऐसी टीवी चैनल पे, इस पर मैं नहीं जाता हूं, बुलाया जाता है, कई बार बुलाया जाता है, लेकिन मैं जाने से परहेज करता हूं। 4 लोग बैठे हुए थे उस बहस में। चारों को मैं अच्छी तरह जानता हूं, उनके साथ चर्चाओं में भाग ले चुका हूं, परिचित हूं। एक उसमें एंकर था, एक उसमें एंकर का संपादक था, और 2 तथाकथित राजनीतिक समीक्षक थे। ये चारों लोग मिलकर इतने आत्मीय तरीके से आपस में बात कर रहे थे जैसे कि एक दूसरे की बात का समर्थन करने के लिए ही आए हों। एक कोई बात कहता, दूसरा कहता था मैं जरा इसमें ये जोड़ना चाहता हूं, मैं इससे सहमत हूं। यानी एक दूसरे की बात की तस्दीक कर रहे थे। आर्गुमेंट एक ही था, सबकी चिंता एक ही थी कि इस पूरे प्रकरण से भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान हुआ है। अच्छा, और वो लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, उस नुकसान से बचा नहीं जा सकता है, वो नुकसान रिवर्स नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश की जा सकती है कि नुकसान में थोड़ी सी कमी कर दी जाए, यानी नुकसान को थोड़ा सा नियंत्रित किया जा सकता है जितना संभव हो सके, लेकिन नुकसान होगा, निश्चित रूप से होगा। इससे पूरी तरीके से बचा नहीं जा सकता है, नुकसान पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता है। और वो लोग इस बात को लेकर बड़े चिढ़े हुए भी थे कि आखिरकार ये बात आई कहां से, किया क्यों इन लोगों ने। उन लोगों का साफ मानना था, उन्हीं के शब्दों का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं, कि जाति की जमीन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक खुरदुरी जमीन है। उसे जात के जमीन पर नहीं खेलना चाहिए, उसे हिंदुत्व की जमीन पर खेलना चाहिए। हिंदुत्व की जमीन पर न खेलकर उसने जात की जमीन पर खेलने की कोशिश की, इसलिए उसे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। जात की जमीन पर खेलने में महारत तो दूसरे लोगों को है। उनका मानना था, सामाजिक न्यायवादी पार्टियों को तो है, अखिलेश यादव को जात की जमीन पर खेलने की महारत है, तेजस्वी यादव को महारत है, वगैरह वगैरह, ये मायावती को उस पर महारत है। भाजपा को तो हिंदुत्व की जमीन पर खेलना चाहिए। कहा नहीं उन्होंने, लेकिन मेरी जगह हिंदुत्व की जमीन क्या है, हिंदू मुसलमान करते रहो, हिंदू मुसलमान करते रहो, ये हिंदुत्व की जमीन है। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी बनाम SC ST OBC करेंगे तो ये जात की जमीन है ना। तो वो कह रहे थे ये करने का नुकसान हो रहा है। और किसने कहा था, कहां से ये अकल आई, इसकी वजह से ये किया गया, उन लोगों ने ये सवाल भी उठाया। सारे लोग भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की फैक्ट्री में बने हुए थे। वो चारों लोग जो है उसी फैक्ट्री से निकले थे, उसी फैक्ट्री में उन्हें गढ़ा गया था। और वो चिंता से बड़े व्यथित थे कि अब भाजपा का क्या होगा। उनका कहना था कि जो दुश्मन लोग भाजपा का नहीं कर पाए वो भाजपा ने खुद अपना कर दिया। फिर उनमें से एक ने बड़ी दिलचस्प टिप्पणी की। उसने टिप्पणी की कि मुझे तो लगता है कि भाजपा जो है राहुल गांधी की बनाई हुई पिच पे खेल गई। भाजपा जो है वो राहुल गांधी की बनाई हुई पिच पे खेल गई। राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना का सवाल, ये तमाम सवाल, सबको कुछ मिलना चाहिए, निर्णयकारी कमेटियों में OBC SC ST क्यों नहीं है, वगैरह वगैरह तमाम सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी जो सवाल नैरेटिव बना रहे हैं उसी नैरेटिव में भाजपा फंस गई और वो करती हुई नजर आई जो करना भाजपा के लिए स्वाभाविक नहीं है। और दूसरी बात ये कही गई कि जो हिंदू एकता के लिए प्रयास तो ये था कि उसमें ऊंची जातियों को और कमजोर जातियों को जोड़ना था आपस में। इस नियमावली के जरिए उन्होंने उसको एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। तो जोड़ने की बजाय उन्होंने बांटने का काम किया। बीजेपी कर रही है बांटने का काम। जो इल्जाम वो दूसरों पे लगाती थी वही काम उसने खुद कर दिया बीजेपी ने। फिर इसके बाद और बहस आगे बढ़ी, करीब 35-40 मिनट की चर्चा थी। आप सोचिए ना, फिर बहस आगे बढ़ी। अब बहस में ये क्या कहा गया, बहस में कहा गया कि भाई बनारस में से तो खबरें आ रही हैं
कि लोग मंदिरों में जा रहे हैं, मूर्तियों के सामने खड़े होकर, भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर कसम खा रहे हैं कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे। फिर ये सवाल उठा कि क्या आंदोलन जब बंद हो जाएगा तब बीजेपी संतोष की सांस ले सकेगी? तो इस पे भी तर्क ये आया कि नहीं नहीं, जब तक लोग हल्ला मचा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, तब भी ठीक है, उनकी भड़ास निकल रही है। जब वो चुप हो जाएंगे, तब जब उनकी भड़ास नहीं निकलेगी, तब वो अपने अंदर घुस के एक निर्णय लेंगे और ये तय करेंगे कि इस पार्टी को हमें वोट देना है या नहीं देना है। वही सबसे बड़ी खतरे की घंटी है बीजेपी के लिए। बीजेपी का वो जनाधार जो आंख बंद करके बिना सोचे समझे बीजेपी को लंबे अरसे से, कई पिछले 10-12 साल से वोट दे रहा था, बीजेपी जीते या हारे कोई भी हो, उसके वोट बीजेपी को जरूर मिलते थे, वो अब दोबारा सोचेगा कि बीजेपी को हम वोट दें या न दें। ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी। फिर इसका एक सबूत भी दिया गया वहां पर कैसा होता है। सबूत क्या दिया गया? सबूत दिया गया 2019 का। 2019 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी 3 राज्य हार गई थी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, और वो काफी शॉकिंग डिफीट थी भाजपा की। तो हमें बताया गया कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने SC ST के सवाल के ऊपर कुछ नरमी दिखाई थी और फैसला दे दिया था, तो उससे SC ST के दबाव में आके भारतीय जनता पार्टी ने कानून बनाकर उस फैसले को पलट दिया। उसकी वजह से अपर कास्ट में, ऊंची जातियों में नाराजगी थी और उन्होंने मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में भाजपा को वोट नहीं दिया, इसलिए भाजपा तीनों राज्य हार गई। इशारा साफ था कि OBC SC ST की संख्या ज्यादा हो सकती है, लेकिन भाजपा का कोर वोट जो है वो ऊंची जातियां हैं। भले ही वो 15% हो, 20% हो, 22% हो, भले ही वो 50% हो, 60% हो, कुछ भी हो, भाजपा अगर अपने स्कोर वोट को छोड़ेगी तो चुनाव हारेगी, क्योंकि ये उसका स्थायी वोट है। और इस UGC प्रकरण से यही खतरा पैदा हो गया है। दुश्मन भी जो भाजपा का नहीं बिगाड़ पाए, वो भाजपा ने अपने हाथ से बिगाड़ लिया है। हाँ, मैं तो कहता था भाजपा ही भाजपा को खत्म करेगी। आ रहा होगा आपको, और सुनिए आप। फिर ये बात कही गई कि भाई चलिए, दिग्विजय सिंह की कमेटी थी, उसकी रिकमेंडेशंस थी, लेकिन दिग्विजय सिंह तो केवल उसके अध्यक्ष थे और कांग्रेस के तो उसमें 4 सांसद थे, 16 सांसद उसमें भारतीय जनता पार्टी के थे और उसमें बड़े बड़े चेहरे थे भारतीय जनता पार्टी। निशिकांत दुबे भी इसमें सदस्य थे। हाँ। तो उन लोगों ने ये सिफारिश नहीं, ये उन लोगों ने तो ऐसी कोई बात नहीं कही थी जो बाद में इस कमेटी, जो इसमें सरकार ने उसमें शामिल की। ये भी बताया गया कि भाई भाजपा के तो कई सांसदों ने ये भी कहा था कि भाई ये जो गलत शिकायत करने वाले को सजा मिलनी चाहिए उसको। हाँ, लेकिन UGC ने तो इसमें शामिल, UGC ने भाजपा के जो सांसदों ने राय दी थी, जो उस रिपोर्ट में शामिल था, उस राय को नहीं माना। बीजेपी के सांसदों की भी राय को नहीं माना UGC ने। फिर एक और बात आई, और सुनिए आप, बड़ा मतलब अंदर के लोग बात कर रहे हैं जिन्हें घर का हाल पता है पूरा। हम लोगों को घर का हाल ही नहीं पता है असल में, उन लोगों को घर का हाल पता था। एक बता रहे हैं कि UGC का अध्यक्ष पद, UGC की चेयरमैनशिप तो पिछले साल भर से खाली पड़ी हुई है, क्योंकि M जगदेश कुमार जो JNU के कुलपति थे, वो बाद में UGC के चेयरमैन बनाए गए, वो तो पिछले साल अप्रैल में रिटायर हो गए थे। तो इसका मतलब है कि शिक्षा मंत्रालय का ही एक बड़ा अफसर UGC का काम चला रहा है। फिर उन लोगों को जो बात भी नहीं पता थी, वो मैं बता रहा हूं आपको। M जगदेश कुमार जो है, वो इस वक्त शिक्षा मंत्रालय के प्रमुख सलाहकार के तौर पर बैठे हुए हैं वहां पर। उनको एक इंपॉर्टेंट एडवाइजर की भूमिका में रखा हुआ है। अच्छा, प्रश्न ये है कि क्या सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान से ये कहा कि आप भाई फटाफट इसके ऊपर एक नियमावली बनाइए और उसमें OBC को भी शामिल कीजिए।
और कड़ी से कड़ी होनी चाहिए नियमावली। तो धर्मेंद्र प्रधान ने कहा होगा जगदीश कुमार जी वही बनाइए। जगदीश कुमार जी ने दिग्विजय सिंह कमेटी की रिपोर्ट थी, उसमें सारी चीजें लेकर नियमावली बना दी। वो नियमावली अभी 13 जनवरी को लागू हो गई, उसको अधिसूचित कर दिया गया, गजटेट में छाप दिया गया और 13 जनवरी को नियमावली लागू हो गई। अब जरा आप सोचिए कि ये सब बातें क्या चल रही हैं। आखिरकार किसने मजबूर किया सरकार को, किसने मजबूर किया धर्मेंद्र प्रधान को, किसने मजबूर किया एम जगदीश कुमार को कि वो दिग्विजय सिंह कमेटी की रिपोर्ट को इन टोटो में पूरी की पूरी तरह मान लें। अब सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन देखिए आप। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर ये रिपोर्ट जैसी है, इसको अगर लागू कर दिया गया और मान लिया गया तो फिर अलग अलग जातियों के हॉस्टल बन जाएंगे। दलितों के अलग हॉस्टल होंगे, ओबीसी के अलग हॉस्टल होंगे, ब्राह्मणों के अलग हॉस्टल होंगे, ठाकुरों के अलग हॉस्टल होंगे। इससे तो पूरा समाज बट जाएगा पूरी तरीके से। अच्छा, अब आप एक और पहलू और गौर कीजिए। जिस बेंच ने इसके ऊपर रोक लगाई है, उस बेंच के मुखिया थे मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी। मुख्य न्यायाधीश आदरणीय सूर्यकांत जी उस बेंच के मुखिया थे। जिस बेंच ने 2012 की जो नियमावली थी इसको अपर्याप्त माना था, उस बेंच में भी जस्टिस सूर्यकांत मौजूद थे। उसमें जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि भाई इसको आप ये ठीक नहीं है और कड़ी बनाओ। उन्हीं जस्टिस सूर्यकांत ने उसी 2012 की नियमावली को फिर से लागू कर दिया, जिसको उन्होंने अपर्याप्त और अनुचित माना था। और सरकार ने क्या किया? जो सरकार, धर्मेंद्र प्रधान तो सरकार है ना, सही जो सरकार कल तक इस नियमावली को बिल्कुल ठीक मान रही थी, इसका बचाव कर रही थी, उसने कोई तर्क नहीं पेश किया वहां पर अदालत। उसने अपना कोई बचाव नहीं किया, वो चुपचाप खड़ी रही। आवारा कुत्तों के ऊपर जो बहस चल रही थी उसमें ज्यादा बहसबाजी की थी सरकारी वकीलों ने, इसमें भी नहीं, इसमें बिल्कुल नहीं। आप इससे अंदाज लगाइए कि पूरा हुआ क्या है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को एक ऐसी उलझन में फंसा लिया है जिससे निकलने का मार्ग उसे अभी तक नहीं मिल पाया है। जो किसान आंदोलन था बहुत बड़ा है, जिसने 1 साल तक भाजपा को पूरी तरह तंग रखा, उसके खिलाफ तो कुछ कहने के लिए भाजपा के पास काफी कुछ था। भाजपा उसके खिलाफ प्रचार करती थी, नैरेटिव चलाती थी, वो गद्दार कहती थी, ये कहती थी, वो कहती थी, तमाम पता नहीं क्या कहती थी, खालिस्तानी कहती थी, तमाम बातें बोलती थी उसके खिलाफ भाजपा। फिर भी साल भर बाद उन्हें अपने कानूनों को वापस लेना पड़ा। ये एक ऐसा मसला है, इसमें कोई बाहरी ताकत इन्वॉल्व नहीं है, इसके अंदर सब उन्हीं के लोग हैं, अब उन्हीं के लोग इन्वॉल्व हैं। और अभी ये बात यथातथ साबित होनी है कि असली बंदा कौन है जिसने पार्टी और सरकार की सारी अभी तक की प्रतिष्ठा का कबाड़ा कर दिया है। कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये तो बड़ा सियासी मुद्दा है। करने का दम भरते थे, इनके इन कामों से तथाकथित हिंदू एकता जो है वो तार तार पड़ी हुई है। और सारे विपक्ष के नेता और प्रवक्ता और बुद्धिजीवी उस नियमावली के पक्ष में खड़े हुए हैं जो भाजपा ने बनाई थी। फंस गई ये मामला। और भाजपा के अपने प्रवक्ता और नेता जो हैं वो कैमरा देखते ही भागते हैं। पहली बार फंसे हैं वो। अच्छा, ये बड़ी मजेदार स्थिति ये है कि पिछड़ी जातियों में और दलितों में ये बड़ा खराब संदेश आ रहा है कि ऊंची जाति के लोगों ने आंदोलन किया और स्टे मिल गया। अब तो सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में भी मैं सोशल मीडिया पर टिप्पणी पढ़ रहा था कि उस कमेटी में कोई पिछड़ा दलित नहीं है, जज नहीं है, इस तरह की मैं चीजें पढ़ रहा था। अब बड़ा सवाल है कि पिछले और दलित इस बात को लेकर अगर उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया कि भाई सरकार अध्यादेश लाइए और फिर ये कानून बनाइए, इसको सुप्रीम कोर्ट को बाईपास कर दीजिए, तो अब सरकार क्या करेगी अगर ये आंदोलन शुरू हो गया तो? देखिए, वही तो मैं कह रहा हूँ, सरकार जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि आपके दोनों हाथों में लड्डू होते हैं।
और कभी कभी ऐसा होता है कि आपके किसी हाथ में कोई लड्डू नहीं होता है और आपकी हालत खराब होती है, आपके पेट में दर्द हो रहा होता है, आप खड़े भी नहीं हो पा रहे होते हैं और आपको हाजत भी आ रही होती है, लेकिन पास में कहीं टॉयलेट नहीं दिखाई पड़ रहा होता है, आप मतलब बहुत बुरी हालत होती है आपकी। आपके इधर कुआं होता है, इधर खाई होती है, आगे तालाब होता है, पीछे नदी होती है। ये इधर कुआं उधर भाई नहीं, आगे तालाब होता है, पीछे नदी होती है, और जहां पे आप खड़े हुए हैं वहां कांटे होते हैं। यानी आप वहां भी नहीं खड़े हो सकते जहां खड़े हुए हैं। इधर जाएंगे तो कुएं में गिरेंगे, उधर जाएंगे तो खाई में गिरेंगे, आगे जाएंगे तो तालाब में गिर पड़ेंगे, पीछे हटेंगे तो नदी में गिर पड़ेंगे। आपकी जिंदगी मुश्किल है। अच्छा, मैं ये देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोगों ने प्रधानमंत्री के और गृह मंत्री के खिलाफ बहुत आपत्तिजनक नारे लगाए। बहुत अभद्र, ऐसे नारे बहुत अभद्र। ऐसे नारे कथित रूप से जेएनयू में लगाए गए थे, तो बड़ा बवाल हो गया था कि कैसे प्रधानमंत्री के लिए और कवर खुदेगी जैसी बातें की गई। अब तो बीजेपी के समर्थक कह रहे हैं इस पे गोदी मीडिया के टीवी चैनल में बहस नहीं हो रही है। तब तो नारे लग गए थे, तो घंटों घंटों बहस हुई थी कि प्रधानमंत्री के लिए नारे कैसे लग गए। अब चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, ऊंची जाति के लोग हैं, तो अब इससे बहस नहीं हो रही टीवी चैनलों पे कि ये लोग प्रधानमंत्री के गृह मंत्री के लिए बड़ी दबा दबा के बातें हो रही हैं, बड़ा मुंह दबा के, तो कुछ थोड़ा बहुत निष्पक्षता भी लग जाए। पूरा नाटक हो रहा है पूरा, अब वहां पे टीवी पे चल रहा है कि उनके आका लोग ही फंसे हुए हैं, गाली देने वाले उनके अपने हैं। और कई बड़े बुद्धिजीवी ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जो आंदोलनकारी हैं सारे के सारे भाजपा के समर्थक हैं और मोदी जी के भक्त हैं। ये तो भाजपा करवा रही है। भाजपा को ये भी सुनना पड़ रहा है कि ये आप ही करवा रहे हैं आंदोलन, जैसे और दूसरा फूंक सरकी हुई है। गले बहुत बुरी तरह गले मटका है ये मामला। हाँ, हाँ, मतलब इन लोगों को ये सब अंदाजा नहीं था। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान बहुत ही अयोग्य किस्म के मंत्री हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं धर्मेंद्र प्रधान की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती थी कि वो अपनी मर्जी से ही नियमावली बना के लगवा देते। उनको कहा गया है ऊपर से कि ये काम करना है, उन्होंने इस काम को किया। और काफी अयोग्य किस्म के वो आदमी हैं जो अरावली की पहाड़ियों का पूरा मसला आप देख ही चुके हैं। उसमें भी वो उस पूरे अरावली की पहाड़ियों के उस पूरे जो मानक था, मतलब 100 फीट वाला, 100 मीटर वाला, उस मानक को समर्थन कर रहे थे, और बाद में खुद ही उन्होंने वापस लेना पड़ा। मतलब अरावली की पहाड़ियों से अभी तक का कितना समय हुआ है? मेरे 1 महीना ही हुआ है तकरीबन। 1 महीने में 2 बार थूक के चाट चुके हैं। और बड़ा भारी उनको वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नुमाइंदा माना जाता है। शिक्षा मंत्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मर्जी के बिना कोई हो नहीं सकता। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नाम चल रहा था उनका, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नाम चल रहा था। उनको माना जा रहा था कि बड़े भारी रणनीतिकार हैं, चुनाव जिता देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। इस प्रकार की बहुत ही ड्रामेबाजी वाली बातें उनकी की जा रही थी। वो तो भारतीय जनता पार्टी के उभरते हुए सितारे हैं, ये उभर चुके सितारे हैं। अच्छा, अभी तक आपको कभी भी भारतीय जनता पार्टी की इतनी फजीयत नजर आई पिछले 11 सालों में जितनी अब हो गई है? देखिए, फजीयत तो बहुत बार हुई है। ऑपरेशन सिंदूर में कम फजीयत हुई है? ट्रंप ने कम फजीयत करवाई है क्या? किसान आंदोलन में कम फजीयत हुई थी क्या? नरेंद्र मोदी ने अपनी पारी की शुरुआती 2014 में फजीयत से की थी, जब उन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल लाए थे और राहुल गांधी, भट्टा, परसौल वगैरह सब जा जुड़वा के उन्होंने एक आंदोलन खड़ा करके उन्होंने उसको रुकवा दिया था। उन्होंने इनकी अभी 2024 में बहुमत हारा, उसके बाद संसद में क्या फजीयत हुई थी? इनकी फजीयत इनकी बहुत हुई है, लेकिन ये फजीयत उन फजीयतों से बड़ी है। ये बात आपकी सही है। हाँ, वोट पे असर पड़ गया ना इस फजीयत से। बाकी तो फजीयत सोशल, इस फजीयत में तो सब चीजें छिप गई। कोई सोच ही नहीं रहा है कि आप मीटिंग रिट्रीट देख रहे थे प्रधानमंत्री, वहां पे बैंड बाजे की धुन सुन रहे थे प्रधानमंत्री। यहाँ पे जो बैंड बाजा बज रहा है वो बीजेपी का ही बैंड बज रहा है। यहाँ पे सड़क पे बीजेपी का बैंड बज रहा है, प्रधानमंत्री वहां बैंड बाजे की धुन सुन रहे थे। सही बात है, बहुत ज्यादा ही बवाल हो गया। देखते रहेंगे, हाँ बनी रहेगी, हम लोग बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतना समय दिया, थैंक यू सर। ये थे अभय दवे जी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।